स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। और आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं साइक्लोन्स यानी चक्रवात को हम पढ़ेंगे आज की इस क्लास में। चक्रवात क्या होता है और चक्रवात के आने पर कौन कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है उसको हम समझेंगे। देखिए, चक्रवात का शाब्दिक अर्थ होता है घूमती हुई हवा। यानी चक्रवात में दो शब्द आपको दिख रहे होंगे, चक्र और वात। चक्र मानी होती है घूमती हुई और वात मानी होती है हवा। घूमती हुई हवा को क्या कहा जाता है? चक्रवात। बात आपको समझ में आ रही होगी कि चक्रवात का शाब्दिक अर्थ है घूमती हुई। चक्र मानी घूमती हुई, वात मानी हवा, यानी घूमती हुई हवा को ही क्या कहा जाता है? चक्रवात कहा जाता है। यदि किसी स्थान पर तापमान अधिक हो जाए तो हवा गर्म होगी। यदि किसी स्थान पर, मान लीजिए किसी स्थान पर यदि तापमान कैसा हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तापमान यदि गर्म हो जाए, तापमान यदि ज़्यादा हो जाए तो जो हवा है वो कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और गर्म होने पर हवा कैसी हो जाती है? हल्की। और हल्की होने पर हवा क्या करेगी? हल्की होने पर ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगी। ठीक है, हल्की होने पर गर्म हवा, गर्म जो हवा होती है वो हल्की होती है और हल्की होने पर हवा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है। जैसे कि आपने देखा होगा, अक्सर आप इसमें किचन का उदाहरण भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब हम किचन में किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तो जब वो पानी गर्म होकर के जब वाष्प बनता है तो वो हमेशा किधर की तरफ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। ठीक इसी प्रकार गर्म हवा का सिस्टम होता है। गर्म हवा भी इसी तरीके से गर्म होकर हमेशा कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ जाती है और वायुमंडल में क्या होती है? फैलती है। और जो ठंडी हवा होती है उसमें नमी होती है, वो भारी होती है और वो नीचे की तरफ बैठती है और वो सिकुड़ती है। गर्म हवा फैलती है, ठंडी हवा सिकुड़ती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ लिख रखा है कि तापमान अधिक होने पर क्या हो जाता है? हवा गर्म होती है और गर्म होने पर हल्की हो जाती है और हल्की होने पर ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तापमान जिस स्थान का अधिक है वहाँ पर कैसा तापमान होगा? हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, और हाई टेम्परेचर की वजह से वहाँ लो प्रेशर होगा। यानी तापमान जहाँ अधिक है वहाँ हाई टेम्परेचर होगा और वायु दाब कैसा हो जाएगा? कम। कारण क्या है? देखिएगा, कारण भी मैं आपको बतला रहा हूँ। देखिएगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जहाँ जहाँ तापमान क्या होता है? अधिक। जहाँ जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ वायु दाब कम हो जाता है। ठीक है, और जहाँ जहाँ वायु दाब अधिक होगा वहाँ तापमान कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है और इसी को देखते हुए हम इस चक्रवात को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, जहाँ जहाँ तापमान अधिक है वहाँ वहाँ वायु दाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा और हवा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलने लगती है। ठीक है, लो प्रेशर को गैप को भरने के लिए हवा हाई प्रेशर की तरफ चलने लगेगी और लो प्रेशर का जो गैप है उसको भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं आएंगी इस तरीके से। और जहाँ भी लो प्रेशर है वहाँ चारों तरफ से हवाएं आकर के घूमते हुए ऐसे चक्राकार रूप में ऊपर उठ जाएंगी। तो इसी को क्या कहेंगे? हम चक्रवात कहेंगे। तो देखिएगा, आगे देखते हैं हम इसको। जब धीरे धीरे हवा घूमते हुए ऊपर इस तरीके से उठती है तो इनमें क्या होती है? नमी भी होती है। और जब हवा की आर्द्रता, हवा में आर्द्रता यदि 100% हो जाए तो पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में इनका क्या हो जाता है? संघनन होना शुरू हो जाता है। संघनन होना इस तरीके से शुरू हो जाता है। तो संघनन होने पर, संघनन जब होता है तो बादलों का निर्माण हो जाता है। किनका निर्माण हो जाता है? बादलों का निर्माण हो जाता है। और बादलों का निर्माण होने पर क्या होते हैं? चक्रवातों से क्या होती है? बारिश होती है। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आई तो फिर मैं आपको बतला रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। देखते हैं हम इसको वापस से एक बार। देखिए, जैसे ही मान लीजिएगा जहाँ भी हाई तापमान रहेगा, तापमान ज़्यादा रहेगा, वहाँ पर प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो प्रेशर। लो प्रेशर की वजह से चारों तरफ से हवाएं यहाँ पर लो प्रेशर के गैप को भरने के लिए आएंगी और जैसे ही हवा यहाँ आएंगी तो घूमते हुए ऐसे ऊपर उठ जाएंगी। ऊपर उठने पर क्या होगी? ऊपर उठने पर इनमें नमी होगी और इनमें पाई जाने वाली नमी के कारण क्या होगा? संघनन होगा। संघनन होने पर क्या होंगे? बादल बनेंगे और बादल बनने पर क्या होगी? चक्रवातीय वर्षा होगी। बात आपको अब समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको यहाँ समझाया है। अब हम चलते हैं प्रति चक्रवात। चक्रवात को हमने देखा है, अब प्रति चक्रवात को भी हम देख लेते हैं एक बार। प्रति चक्रवात क्या होता है, क्या स्थिति इसकी होती है? प्रति चक्रवात जब आता है तो चक्रवात की विपरीत दिशा,
चक्रवात की विपरीत स्थिति जो होती है वो किस में होती है, प्रति चक्रवात में होती है। ठीक है, ऐसी स्थिति आपको 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर पाई जाती है। प्रति चक्रवात की जो स्थिति है वो आपको ग्लोब में, प्रति चक्रवात की स्थिति आपको ग्लोब में 30 से 35 डिग्री, ये जो अक्षांश है 30 से 35 डिग्री, यहाँ ऐसी स्थिति आपको पाई जाती है। ठीक है, और ये उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में आपको मिलेगी, नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी आपको मिलेगी और साउथ हेमिस्फेयर में भी आपको ऐसी स्थिति मिलेगी। जबकि 60 से 65 डिग्री, 60 से 65 डिग्री जो पोलर रीजन है वहाँ पर 60 से 65 डिग्री अक्षांशों से जो आने वाली हवा है वो भी कहाँ पर बैठती है, 30 से 35 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा से आने वाली हवा। अब देखिएगा ये ग्लोब है, मान लीजिएगा प्रति चक्रवात में क्या होता है कि ये ग्लोब है, ग्लोब में जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश है वहाँ पर 60 से 65 डिग्री यानी पोलर रीजन से जो हवा आती है वो 30-35 डिग्री अक्षांश पर बैठती है, और जो भूमध्य रेखा से जो हवा आती है वो भी कहाँ बैठती है, 30-35 डिग्री अक्षांशों पर बैठती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जब ये हवा यहाँ नीचे बैठती है कौन से अक्षांशों पर, 30-35 डिग्री अक्षांशों पर, तो तापमान हवा का कैसा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, आर्द्रता सामर्थ्य इसकी बढ़ जाती है, और निरपेक्ष आर्द्रता इसकी कैसी हो जाती है, समान हो जाती है। सापेक्षित आर्द्रता जब 100% नहीं होगी और तो लगातार कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी, और लगातार तापमान बढ़ने के कारण ऐसी स्थिति होगी और हवा नीचे की तरफ बैठेगी। और जब हवा नीचे की तरफ बैठेगी तो सापेक्षित आर्द्रता कैसी होगी, इसकी कम होगी, वाष्पीकरण नहीं होगा। मैंने अभी भी आपको बात बतलाई है कि वाष्पीकरण जब हवा नीचे बैठती है तो वो वाष्पीकरण यानी उससे नहीं होता है, बादल नहीं बनते हैं, बारिश नहीं होती है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। इसीलिए 30 से 35 डिग्री अक्षांश क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से रेगिस्तान, वनस्पति, यहाँ पर रेगिस्तान आपको मिलता है, वनस्पति नहीं मिलती है, ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर पाई जाती है। अब इसको हम एक बार ग्लोब के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा ये है आपका ग्लोब, ये है आपकी भूमध्य रेखा, और ये है आपकी कर्क रेखा, और ये है आपकी ये है आपकी कर्क रेखा, और ये है आपकी भूमध्य रेखा, और ये है आपकी मकर रेखा। ठीक है, अब देखिएगा ये है, यहाँ हम मानते हैं इसको 30 से 35 डिग्री अक्षांश, ये आपका 30 से 35 डिग्री अक्षांश है, ये 60 से 65 डिग्री अक्षांश इसको मान लेते हैं, और ये आपकी भूमध्य रेखा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देख लेते हैं। तो देखिएगा 30 से 35 डिग्री पर यानी जो 60 से 65 डिग्री पर जो हवा चलती है वो हवा आकर के कहाँ बैठती है, 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर आकर के बैठती है। और 0 डिग्री अक्षांश से जो हवा चलती है वो हवा भी आकर के कहाँ बैठती है, 30-35 डिग्री अक्षांश पर। अब 30-35 डिग्री अक्षांश पर कैसी स्थिति हो जाती है, जब दोनों ही गोलार्धों से, दोनों ही भूमध्य रेखा और 60 से 65 डिग्री पोलर रीजन से दोनों ही तरफ से हवा आकर के जब 30-35 डिग्री अक्षांशों पर बैठती है, तो 30-35 डिग्री जो अक्षांश है इस पर क्या होती है, जब हवा नीचे बैठती है तो तापमान कैसा हवा का कैसा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और तापमान ज़्यादा होने के कारण जो आर्द्रता सामर्थ्य है वो हवा की बढ़ जाती है, और निरपेक्ष जो आर्द्रता सामर्थ्य है वो कैसी रहती है, समान ही रहती है। सापेक्षित आर्द्रता 100% इसकी जब नहीं होती है तो लगातार वो कैसी हो जाती है, कम होती जाएगी, और लगातार तापमान बढ़ने के कारण ऐसी स्थिति पाई जाती है। और हवा जब नीचे की तरफ बैठ रही होती है, क्योंकि 30-35 डिग्री अक्षांश पर हवा हमेशा किधर बैठती है, नीचे की तरफ बैठती है, तो हवा जब 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर नीचे की तरफ बैठती है तो क्या होता है, नीचे बैठने वाली हवा हमेशा सिकुड़ती है और वो बादल नहीं बनाती है, और बादल नहीं बनाएगी तो वाष्पीकरण नहीं होगा, तो बादल भी नहीं बनेंगे, और बादल भी नहीं बनेंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। इसीलिए 30 से 35 डिग्री अक्षांश क्षेत्र में कभी भी बारिश नहीं होती है, और इसी वजह से यहाँ पर वनस्पति भी नहीं पाई जाती है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान यहाँ आपको मिलता है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे, अब हम पढ़ते हैं चक्रवात। फिर से मैं आपको बताऊंगा अब नोट्स के माध्यम से, वो मैंने आपको वहाँ समझाया है, यहाँ हम फिर से इसको देखेंगे एक बार। देखिएगा चक्रवात क्या होता है, चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, यानी कोई चक्रवात है तो जिसके किसी चक्रवात के सेंटर में यदि वायुदाब कम है, सेंटर में यदि वायुदाब कम है तो इसको हम कहेंगे चक्रवात। यानी चक्रवात की जो निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जहाँ वायुदाब कम होता है, ठीक है, तापमान ज़्यादा होता है, वायुदाब कम होता है, तो इनमें हवा कैसे घूमती है, वृत्ताकार रूप में घूमती है इस तरीके से, और इनमें वायु के केंद्र में निम्न वायुदाब की तरफ वृत्ताकार रूप में होता है। देखिएगा अब क्या होता है, बात क्या है इसको समझिएगा कि चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, इनमें हवा वृत्ताकार रूप में घूमते हुए ऊपर उठती है, जो मैंने अभी आपको बतलाया है, और इसमें वायु के केंद्र में
निम्न वायुदाब की तरफ वर्ताकार रूप में होता है, यानी वायु का केंद्र है जो वर्ताकार रूप में निम्न वायुदाब की तरफ होता है, और इसने ही चक्रवात कहते हैं। चक्रवात की गति इतनी अधिक होती है जो कि गोल शक्ति प्राप्त कर लेती है। अब देखिएगा, जब यहाँ केंद्र में मान लीजिए किसी चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब है, तो हवा इस तरीके से इतनी तेज़ी से घूमती है कि वो चक्रवात का रूप धारण कर लेती है। वो गोल सर्किलाकार रूप में घूमती है तो चक्रवात का रूप धारण कर लेती है। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। अब चक्रवात भी दो प्रकार के होते हैं अवस्थिति के आधार पर। एक तो होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक होते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब गुरुजी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, जिनको हम टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को देखते हैं हम। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यह भी एक ही प्रकार का चक्रवात है, ठीक है। यह भी एक चक्रवात ही है और इन्हें लोगर्थ चक्रवात या ट्रफ चक्रवात भी हम इसे कह सकते हैं। इनमें भी केंद्र में कैसा होता है? केंद्र में इनके भी लो प्रेशर पाया जाता है, और लो प्रेशर पाए जाने की वजह से चारों तरफ से हवा इनके पास आती है, आएगी और टकराएगी और घूमते हुए किधर उठ जाती है? ऊपर की तरफ उठ जाती है, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी। और जब ये बनते कैसे हैं वो भी आप देख लीजिएगा। इनका जो निर्माण है, जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि जब मिलती है आपस में, तो उनकी वजह से इनका निर्माण हो जाता है। इनका क्षेत्र 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताई है स्थिति ग्लोब में। और यह स्थिति दोनों गोलार्धों में होती है, ठीक है। इनका क्षेत्र आपको 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में मिलेगा, और दोनों गोलार्धों में इनकी स्थिति होती है, जहाँ पछुआ पवनों के प्रभाव में ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, ठीक है। क्योंकि 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर पछुआ पवनें चलती हैं, और उनके प्रभाव के कारण इनकी दिशा कैसी होती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये चलते हैं, ठीक है। आपको पता है कि 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर पछुआ पवनें चलती हैं और उनके कारण की दिशा ईस्ट से वेस्ट होती है, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर बतला रहा हूँ आपको। यह भी एक प्रकार का चक्रवाती होता है। इन्हें लोगर्थ भी कहते हैं, ट्रफ भी हम कहते हैं। केंद्र में इनके लो प्रेशर होता है, जिसके कारण चारों तरफ से हवा पास आकर के आती है इनके। जैसे मान लीजिएगा ये कोई चक्रवात है, आप इसको इस तरीके से समझिएगा। ये कोई चक्रवात है, इसके केंद्र में लो प्रेशर है, चारों तरफ से हवा आई इस तरीके से, और ये ऊपर उठ गई। ऊपर उठने पर क्या हुआ? ऊपर उठते हुए घूमते हुए ऊपर उठेगी, बादल बनेंगे, बारिश होगी इससे। और बारिश होने पर क्या होगी? और बारिश होगी। बारिश होने पर अब इनका निर्माण कैसे होता है? निर्माण ऐसे होता है कि जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि है, एक वायु राशि ये है, एक वायु राशि ये है, इसका भी अलग है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। तो दोनों वायु राशि जब आपस में मिलती है तो इनका निर्माण हो जाता है। दो विपरीत वायु राशि जब मिलती है तो इनका निर्माण हो जाता है, और इनका जो क्षेत्र है वो 35 से 65 डिग्री जो अक्षांश है उनके बीच में इनका क्षेत्र पाया जाता है। और यह स्थिति आपको नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर दोनों गोलार्धों में मिलती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता। तो अब विशेषताओं को हम फटाफट देख लेते हैं एक बार। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में गोलाकार, अर्धगोलाकार, अंडाकार होते हैं, जिनके मध्य में न्यून दाब होता है, जो मैंने आपको बता ही दिया। कभी कभी इनका आकार वी अक्षर के समान भी हो जाता है। मध्य में न्यून दाब पाए जाने के कारण हाई से लो की तरफ हवा चलती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमेशा हवा हाई से लो की तरफ चलती है। जहाँ यानी जिस प्रकार जल ऊंचाई से ढलान की ओर बताया ना भाई, उसी प्रकार हवा भी हाई से लो की तरफ चलती है। मध्य में इनके न्यून दाब होता है। बाहरी दबाव में अंतर 10 से 20 मिलीबार का हो सकता है इनका, आपको याद रख लेना है। लगभग 10 से 20 मिलीबार का अंतर इनका बाहरी दबाव में हो सकता है। कभी कभी ये 35 मिलीबार का अंतर भी इनमें पाया जाता है, ठीक है। और एक जो आदर्श शीतोष्ण चक्रवात है उसका व्यास जो डायमीटर है वो दीर्घ प्रकार वाले जो चक्रवात हैं उनका डायमीटर 1900 किलोमीटर से, और छोटे जो चक्रवात हैं उनका डायमीटर 1000 किलोमीटर के व्यास का भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि जो दीर्घ प्रकार का है, बड़े प्रकार का, उसका 1900 है। जो छोटे चक्रवात हैं उनका डायमीटर 1000 किलोमीटर हो सकता है, ठीक है। कभी कभी इनका विस्तार इतना अधिक हो जाता है कि ये लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। इतना बड़ा क्षेत्र ये मतलब कवर कर लेते हैं कभी कभी। और नंबर तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका, ये चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलते हैं। मैंने आपको बताया है क्यों चलते हैं, वो भी मैंने आपको बताया है, पछुआ पवनों के कारण, ठीक है। क्योंकि पछुआ पवनों की जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है, तो पश्चिम
पछुआ पवनों के कारण ही ये चक्रवात इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। परंतु कभी कभी दिशा में बदलाव भी हो जाता है और इनकी औसतन जो गति है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। परंतु सर्दी में बढ़कर इनकी गति 480 किलोमीटर घंटा हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, यानी देखिएगा घड़ी की सुई इस तरीके से चलती है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में, जब उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में इस तरीके से चलते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान में रखनी है। और दो विपरीत तापमान वाली वायु राशि से निर्मित, दो विपरीत तापमान वाली जो वायु राशि होती है तो उनके मिलने से इनका निर्माण होता है, ठीक है। ये बात भी मैंने आपको वहाँ समझा दी है। अब हम चलते हैं शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति क्षेत्र और भ्रमण मार्ग की कौन कौन से क्षेत्र में ये चलते हैं, इसको हम देख लेते हैं। इसके बाद में हम कल की क्लास में प्रति चक्रवात को पढ़ेंगे। तो देखिएगा, अब शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनकी उत्पत्ति जो क्षेत्र है उनका जो चित्र है मैं आपको भेज दूंगा। फिलहाल मैं इसको समझा देता हूँ यहाँ कि पेज नंबर 50 जलवायु विज्ञान में है ये, मैं आपको फ़ोटो इसकी भेज दूंगा टेलीग्राम पे। आप वहाँ से देख करके इसको समझ सकते हैं कि इनकी उत्पत्ति वाताग्र से होती है। और वाताग्र है जो 6 अवस्था वाताग्र की होती है। और वाताग्र चित्र 9 में देखने पर, यानी चित्र ए में देखने पर, यानी प्रथम अवस्था में क्या होता है, प्रथम अवस्था में दोनों तरफ से वायु राशि के वाताग्र सामने आमने सामने जब आकर के इस तरीके से खड़े हो जाते हैं तो, और गर्म वाताग्र पूर्व में आगे की तरफ बढ़ता है और ठंडा वाताग्र पश्चिम की तरफ बढ़ता है, ठीक है। और धीरे धीरे गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि के ऊपर उठेगी, गर्म वायु राशि धीरे धीरे ऊपर उठेगी और ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि के पूरे क्षेत्र को है जो कवर कर लेती है। और अंतिम अवस्था में क्या होता है, वायु राशि जो ठंडी वायु राशि है उसको वो पूरे गर्म वायु राशि के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लेती है और नए वाताग्र का निर्माण भी यहीं से होता है। वाताग्र क्षय की प्रक्रिया भी यहीं से होती है, यानी वाताग्र नष्ट भी यहीं से होता है और वाताग्र बनता भी यहीं से है, ठीक है। और ये चक्रवात पछुआ पवनों के ध्रुवीय पवनों के बीच विकसित होते हैं, अर्थात 30 से 35 डिग्री और 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में इनकी उत्पत्ति होती है। ये बात भी हमने पढ़ ली है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर बातें हैं जो आपको ध्यान में रख लेनी है। इंपॉर्टेंट है ये सब बातें कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति को समझाने का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो पीटर जराय द्वारा किया गया था सन 1863 में। पीटर जराय ने प्रतिपादित किया कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति दो विरोधी गुणों वाली तापमान, वायुदाब, पवन की दिशा, गति और नमी, जिन वायु राशियों में ये तापमान, वायुदाब, पवन की दिशा, इन सभी में अंतर पाया जाता है, उनके अभिसरण से इनकी उत्पत्ति होती है। इनकी एक पुस्तक थी वेदर नाम की, वो इन्होंने 87 में लिखी है, तो उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलकर एक नए विद्वान आए, नॉर्वे के 2 विद्वान आए, ऋतु वैज्ञानिक जे बर्कनीज और वी बर्कनीज। इन्होंने भी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, पोलर फ्रंट थ्योरी का सिद्धांत एक दिया। 1918 में सिद्धांत को इन्होंने दिया है, पोलर फ्रंट नामक सिद्धांत को जे बर्कनीज, वी बर्कनीज ने। और इस सिद्धांत को लहर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और इसे वेव थ्योरी या बार्गन थ्योरी, इसे बर्कनीज थ्योरी या वेव थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं। पोलर फ्रंट सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, ठीक है। अब नोट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यूजीसी नेट परीक्षा में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि यदि चक्रवात 60 से 65 डिग्री तथा 30 से 35 डिग्री अक्षांश तक विकसित होते हैं, कि यदि चक्रवात 60 से 65 डिग्री अक्षांश तथा 30 से 35 डिग्री अक्षांश तक विकसित होते हैं, दिए गए चित्र पेज नंबर 49, यानी जो जलवायु विज्ञान में उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में बारिश करेंगे, पूर्वी अमेरिका में। अब देखिए, यदि चक्रवात, प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि यदि चक्रवात 60 से 65 डिग्री और 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर यदि विकसित होते हैं तो ये जो चक्रवात हैं वो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में बारिश करेंगे या यूरोप के पश्चिम में बारिश करेंगे। तो मतलब कहाँ इनसे बारिश होगी वो स्थिति आपको बतानी है, तो केवल इनसे पश्चिम में बारिश करेंगे, क्योंकि पश्चिम में ही यूरोप या उत्तरी अमेरिका में ही केवल इनसे बारिश होगी, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और इनके जो चित्र है मैं आपको भेज दूंगा,
और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।